मैं अपने एकेडमी के बच्चों से कहना चाहता हूं, आपका एक ही अधिकार है। राष्ट्रपति के हाथ से जो पहली तारीख को आपका पेचेक आता है, उसके अलावा आपका कोई अधिकार नहीं है। दबाव किस बात का? आप डीजीपी से हट जाएंगे, आप एसएसपी के पद से हट जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद से हट जाएंगे। तो आप कल हटा रहे हैं तो आज हटा दीजिए, लेकिन काम वही होगा जो सही होगा। गलत काम मैं करता नहीं, उधर देखता भी नहीं। तो अगर कोई गलत काम आता है, अगर आप निर्भीक होकर निर्णय ले रहे हैं कि ये काम नहीं होगा, दबाव पड़ा कि साहब आप यहाँ डीएम नहीं रहेंगे, आप एसपी नहीं रहेंगे, आप डीजीपी नहीं रहेंगे, रियल लाइफ बता रहा हूँ उनका। तो ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, ये सर आपकी अमानत है, जहाँ कहिए कटवा के भिजवाऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूँगा। सर अब आते हैं उस मुकाम पर, उस दौर में जब आप डीजीपी बनते हैं उत्तर प्रदेश के, और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इतिहास रहा है वो बहुत ही अजीब तरह से रहा है। ज़्यादातर माफियाओं का राज रहा है, और सबसे उसमें बड़ी बात तब हो जाती है जब माफियाओं के साथ राजनीति का कॉकटेल तैयार हो जाता है, वहाँ बड़ी मुश्किल होती होगी। तो जब आपके इस हाथ में डीजीपी के तौर पर आप ज्वाइन करते हैं, तब मास्टर प्लान क्या था सर? मास्टर प्लान ये था कि राजनीतिक नेतृत्व से कह दिया गया था कि मैं अगर डीजीपी बनूंगा, मुझे पूरी स्वायत्ता होनी चाहिए, पोस्टिंग में, ट्रांसफ़र में और प्रशासनिक निर्णय लेने में। फिर ये नहीं कि डीजीपी तो मैं बैठा हूँ, लेकिन निर्णय कोई और ले रहा है, ये सब नहीं चलने वाला है। और उसको पूरा मैं तो ये कहूँगा कि मुझे पूरा स्वायत्ता मिली, पूरी कार्रवाई मिली। यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मिलने मेरे दफ्तर में आते थे, मैं उनके यहाँ नहीं जाता था। बड़े से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, ये उनका बड़प्पन भी था, आने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तलब कर सकते थे। लेकिन कोई भी मिनिस्टर आता था तो मेरे दफ्तर में आता था, कोई भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मिलना होता तो मेरे दफ्तर में आता था। आईएएस ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती थी, मुझे अवसर मिलता था कि शासन प्रशासन की प्राथमिकताएं मैं गिनाऊं, जबकि वो काम किसी अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का होता था, चीफ सेक्रेटरी का होता था, लेकिन वो काम मैं करता था। ये उनका विश्वास था। अब बात आती है हस्तक्षेप वगैरह की। हस्तक्षेप वगैरह तो छोड़ दीजिए। वो पीए से पूछते थे कि साहब का मूड कैसा है आज। अगर क्या मूड पीए ने कह दिया अच्छा है तो आते थे, क्योंकि आज बताइएगा आज मामला ठीक नहीं है, तो नहीं आते थे मिलने। तो मुझे पूरी स्वायत्ता मिली, जो मैंने कहा वो हुआ, और मुझे पूरा संतोष इस बात का है कि, लेकिन फिर उसके लिए आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। राजनीतिक मित्रों से आप कहेंगे मैं आपसे किसी तरह का कोई लाभ नहीं चाहता, न मुझे आपसे कोई प्लॉट चाहिए, न मुझे आपसे मकान अलॉटमेंट का चाहिए, न मुझे कोई फेवर चाहिए, न आपकी पार्टी का टिकट चाहिए, न मुझे कोई पद चाहिए रिटायरमेंट के बाद। और बाहुबलियों से भी कहा कि मुझे तुमसे लाभान्वित नहीं होना है, और कृपा करके मेरे कार्यकाल मुश्किल से साल भर, क्योंकि 12 महीने बहुत होते थे। ये बात दूसरी कि मैं रह गया 2.5 साल। अगर सेवा का मौका मत देना, सेवा का मौका दिया तो मैं निराश नहीं करूँगा, और तुम्हारे 7 पुरुष जान जाएंगे तुम्हारी सेवा हुई थी। इसलिए सेवा का मौका मत देना, इंतज़ार करो जब मैं रिटायर हो जाऊँ, जब हट जाऊँ तब करना। एक छोटी सी मिसाल, ददुआ ठोकिया का एनकाउंटर हुआ, मुख्यमंत्री महोदया बहुत प्रसन्न हुई, कहा कि सबको हम एक एक हथियार देंगे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और एक प्लॉट देंगे जहाँ भी चाहे यूपी में। तो इस तरह से मोटिवेशन भी, न हथियार लिया, वो तो रिवॉर्ड था, उसमें कोई न मैंने प्लॉट लिया। मैं ये कहना कि जो ये भी सुविधा थी, मैंने वो भी सुविधा भी नहीं ली, न प्लॉट लिया न हथियार लिया। सर हमारे अक्सर द एकेडमी के जो छात्र हैं वो ये पूछते हैं, और उन्होंने खास करके आपके इंटरव्यू से पहले उन्होंने पूछा है कि मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है जब आप राजनीतिक लोगों से मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप बार बार होते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो एक वर्ड है मजबूरी, कई बार ये वर्ड आ जाता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन राजनीतिक दबाव कुछ और होता है। तो ये मजबूरी वर्ड जो घूमता रहता है इर्द गिर्द, एक डीजीपी के तौर पे आप रहें या किसी और पद पे रहें, तो कितना ये किस तरह से माइंड को स्ट्रांग करना पड़ता है इस चीज़ से झेलने के लिए? मैं अपने एकेडमी के बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपका एक ही अधिकार है। राष्ट्रपति के हाथ से जो पहली तारीख को आपका पेचेक आता है, उसके अलावा आपका कोई अधिकार नहीं है। दबाव किस बात का? आप डीजीपी से हट जाएंगे, आप एसएसपी के पद से हट जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद से हट जाएंगे। तो आप कल हटा रहे हैं तो आज हटा दीजिए, लेकिन काम वही होगा जो सही होगा। गलत काम मैं करता नहीं, उधर देखता भी नहीं। तो अगर कोई गलत काम आता है,
अगर आप निर्भीक होकर निर्णय ले रहे हैं कि ये काम नहीं होगा, दबाव पड़ा कि साहब आप यहाँ डीएम नहीं रहेंगे, आप एसपी नहीं रहेंगे, आप डीजीपी नहीं रहेंगे, रियल लाइफ बता रहा हूँ। उनका तो ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, ये सर आपकी अमानत है, जहाँ कहिए कटवा के भिजवाऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूँगा। मुझे अपनी अंतरात्मा को भी जवाब देना है, अपने माता पिता की जो स्मृतियाँ हैं उनके प्रति भी मैं उत्तरदायी हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मैं उनके आगे शर्मिंदा हो सकूँ। जी, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और आप चिपके न सीट से। इट इज़ बेटर टू बी एन ऑनरेबल एक्स डीजीपी देन टू बी अ डिसऑनरेबल सर्विंग डीजीपी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एन एसएसपी। इज्जत के साथ आप पूर्व जिलाधिकारी हो जाइए, पूर्व एसएसपी हो जाइए, और क्या है, ट्रांसफ़र अलाउंस मिलता ही है, तनख्वाह जितनी आपकी वहाँ है उतनी तनख्वाह वहाँ होगी। ये तथाकथित महत्वपूर्ण पद से चिपकने में ही जो भावना है वही इस बात के तनाव को, मुझे ज़िंदगी में तनाव नहीं हुआ आज तक, जी, कोई आशाएं नहीं रही, कोई आशाएं नहीं थी। आप कल क्यों आज कल नहीं, आज जहाँ जाना था 24 घंटे के कम में, सामान ज़्यादा रखता है तो सामान पैक हुआ चले गया, लगे रहा कि साहब आपका विदाई समारोह का, जो विदाई तो हो चुकी तो गए, विदाई कोई विदाई कुछ नहीं, सामान हुआ, रात को निकल गए, हो गई विदाई। जैसे रामचरितमानस में नहीं कि जब राजा दशरथ ने भगवान राम से कहा कि तुम्हें वनवास जाना है, तो राम ने नहीं कहा कि पापा परसों जाएंगे नरसों जाएंगे, राम तुरंत मुनि वेश बनाए, भगवान राम ने तुरंत मुनि का वेश बनाया। हमारे शास्त्रों में इस बात का मार्गदर्शन दिया है, अगर कोई कठोर निर्णय लेना है तो कल नहीं होगा, आज होगा, अभी होगा। सर उस कालखंड में चलते हैं 2007, जब आप डीजीपी थे, और उस समय एक माफिया का नाम बहुत सुर्खियों में था और वह है अतीक अहमद। आज वो भले अतीत हो चुका है अतीक अहमद, लेकिन उस दौर में फिर हमसे जाना चाहते हैं, और हमें ये पता है कि पहला एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ आप ही ने किया था। तो कितना बड़ा चैलेंज था वो सर उस वक्त? मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे फ्री हैंड मिला था। अशरफ ने एक तत्कालीन इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में बच्चियों के मदरसे को कब्जा करने की नीयत से वहाँ की बच्चियों का गैंग रेप किया, उसकी बाउंड्री तोड़वाई, खबर आई तो क्या एफआईआर होगी। पहली बार 2007 में बुलडोज़र चला और इनकी संपत्ति अशरफ की अतीकी थी, काफ़ी हद तक तभी तोड़ ताड़ी, पहली बार बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, आपने इस्तेमाल किया था पहले? जी हाँ, इनको पहले तोड़, जब मिट्टी में मिलाना है तो बहुत कायदे से मिलाया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को ये शायद आपके उस चीज़ की जहन में यादें होंगी और उन्होंने उस फार्मूला को आगे चल के लगा दिया? मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, नहीं मेरी कोई मोनोपोली है। ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक दफ़ा मिट्टी में मिलाना तो बुलडोज़र चलेगा और लोग याद करेंगे कि आपके साथ किसी ने इंसाफ किया। आपकी हिम्मत कैसी हो कि 6 बच्चियों के साथ आपने गैंग रेप किया। तो एक उनका बुलडोज़र चला, मुकदमा लिखा गया। उसके बाद अतीक की पत्नी शायद परवीन नाम है उसका, उस बेटे के साथ है जिसका इनकाउंटर हो गया, तब इतना बड़ा सा था। तो उन्होंने कहा कि भैया, भाई साहब कहा कि अपनी बहन को बेवा होने से बचा लीजिए। उनका मैं तो चाहूँगा कि मेरी बहन हमेशा सुहागिन रहे, मैं तो चाहूँगा कि बच्चा जो है खूब आबाद रहे, लेकिन बहन मेरे चाहने से नहीं होता है। इसके बारे में आपको सोचना होगा कि बच्चे को सही तरबियत दें, सही तालीम दें और सही रास्ता दिखाएं। और आप भी अपने शौहर से कहें गलत रास्ते पर जाने की जहमत ना करें, जहमत की और सारे रास्ते उनके भागने के बंद, ये गारंटी मेरी है। तो कभी आमना सामना हुआ, इनकाउंटर हुआ कभी कि? नेवर, कभी नहीं हुआ। तो नाम पहुंच गया उतना ही काफ़ी? नाम पहुंच गया उतना ही काफ़ी था कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और अगर आपके अंदर आत्मघाती जज्बा होगा तभी आपको जराम करेंगे। क्योंकि भाई ने, अशरफ ने कुछ किया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा पा गए प्रसाद। तो सर ये तो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था मुझे लगता है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इतने ताबड़तोड़ एक्शन के बाद तो बहुत सारे आपके खिलाफ भी मुझे ऐसा नहीं कॉल्स आए, और बहुत सारे कुछ ऐसा आपको लगा कि आपके या आपके फैमिली के ऊपर अटैक हो सकता है? देखिए, मैं भी कुछ चूड़ी पहन के नहीं बैठा हूँ। गोली चलेगी तो दोनों तरफ से चलेगी, और जो ज़्यादा अच्छा मार्क्समैन होगा वो भारी पड़ेगा। और मुझे आज भी इस बात का मुझे मतलब आत्मविश्वास है कि गोली मैं ठीक ठाक आज भी चला सकता हूँ, राइफल अच्छी तरह से चला सकता हूँ। हाँ, एक बीच में सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले आए कि उन्होंने कुछ इंटरसेप्ट किया है कि दुबई से कोई क्रिमिनल्स क्राइम सिंडिकेट आपकी हत्या का प्लान बना रहा है, तो आप अपने कमरे की, और उन्होंने चिन्हित कर लिया कि एक पर्टिकुलर विंडो है, वहाँ से टेलीस्कोपिक साइट नाइट विजन के साथ आपकी हत्या की जाएगी। तो इसको हम बुलेट प्रूफ करा देते हैं। उनका अब ये बुलेट प्रूफ नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। और मेरा चैलेंज भी है कि अगर उनमें दम हो, आपकी टेलीस्कोपिक साइट लगा करके कितनी दूर से होगा? आधी किलोमीटर, 1 किलोमीटर,
मैं खुद ही उनका इंतज़ाम कर दूंगा, जहाँ से लाइन ऑफ साइट में आएगी। अपनी हिफाजत करना भी जानता हूँ, और जो आँख दिखाते हैं उनकी आँख निकाल के उनकी हाथ पे रख देना, ये भी मैं जानता हूँ। सर लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है ना, फैमिली को भी तो कुछ इस तरह के इंडिकेशंस मिलते होंगे कि उनको। हाँ, आप अपनी फैमिली को अलर्ट कर दें, अपनी फैमिली को अलर्ट कर दें, बेसिक सावधानियां बरतें, और बेसिक सावधानियां बरतें। और कोई अगर बज़िद है, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे ऊपर कोई बात हो तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, लेकिन अगर फैमिली पे कोई बात आती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके किसी काम से फैमिली कम से कम उनके ऊपर कोई काला साया किसी का ना है। तो आपको जो वांछित सावधानी बरतनी है वो आप बरतेंगे। एटा में जब मैं था, जब रोज़ गोली चलती थी, तो मेरी मिसेज, दो हमारे बच्चे तब बहुत छोटे थे, गोद में ले करके उनको भगवान नाम लेती थी। और जब डीजीपी हुआ, ये आखिरी दिन तक यही था, तो फिर दो हाथ होना है तो हो ही जाए। जी, लेकिन सर एक आम लोगों का मानना है या उनके जहन में ये बातें हैं कि किसी भी स्टेट में जिसकी सत्ता रहती है उसी के हिसाब से वहाँ की पुलिस प्रशासन काम करते हैं। तो जब आप डीजीपी बने तो सीएम का कितना दबाव था उस वक्त? अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं था, तो आपने, मैंने कहा कि पहले सारी पोस्टिंग मेरे हिसाब से होंगी, सारे निर्णय मेरे हिसाब से होंगे। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट आपको बताऊं क्योंकि आपको जानने का हक है। आप पॉलिटिक्स में हैं, 90% मेरे, 10% आपकी जो राजनीतिक कंपल्शंस होंगे। लेकिन किसी कोई फेवरेट कंपनी का माल नहीं खरीदा जाएगा, किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल निर्णय मेरे ऊपर नहीं होगा, और मुझे कम से कम कोई पॉलिटिकल, और इसीलिए आप देख दें कि मेरे कार्यकाल में लोग कहते हैं कि मेरा भला हुआ तो हुआ, क्योंकि मुझे ये संतुष्ट है कि मैंने अपने हिसाब से अपनी अंतरात्मा को, ईश्वर को साक्षी मान के ठीक काम किया। लेकिन जो राजनीतिक लोग थे वो भी, उनकी भी छवि पूरे भारत में बड़ी उज्जवल हो गई, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा। काफी देखा गया दोस्तों। तो उनको ऐसा नहीं कि उनको बोनस नहीं, उन्हीं को बोनस मिला। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जो कार्रवाई हुई वो अभूतपूर्व हुई।